किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो उस देश की नस्लों को, उस देश की युवा पीढ़ी को खत्म कर दो। और युवा पीढ़ी को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है ड्रग्स यानी नशे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक, आप देख रहे हैं कार्तिक दुबे लाइव। बने रहिए मेरे साथ क्योंकि आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पर होगी देश की बात। शुरू करते हैं। जब भी कोई युवा पहली बार किसी नशे को छूता है, चाहे वो सिगरेट हो, अल्कोहल हो या कोई भी सूखा नशा हो, ज़्यादातर केसेस में ये नशे किसी दोस्त या किसी जानने वाले की तरफ से ही ऑफ़र किए जाते हैं। और जो भी बंदा इसे ऑफ़र करता है उनके पास सिर्फ एक लाइन होती है, डर क्यों रहा है, एक बार ये सब लेने से कुछ नहीं होता। लेकिन जो बंदा ऑफ़र कर रहा है ये बात उसे भी पता है कि एक बार अगर आप ये ले लेते हैं तो ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहता है। सिगरेट और अल्कोहल का जो नशा होता है इसके बारे में तो आपको आम तौर पर मालूम होगा। अगर आपके आसपास कोई बंदा इस नशे का एडिक्ट है, सिगरेट या अल्कोहल का, दारू का, शराब का, तो आपको ये मालूम होगा कि वो किस तरीके से एडिक्टेड रहते हैं और किस तरीके से उनका व्यवहार होता है और उनकी घर की स्थिति कैसी होती है। लेकिन इस वीडियो में जिन नशों के बारे में, जिन ड्रग्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, उनके सामने ये दारू और सिगरेट का नशा तो कुछ भी नहीं है। सिगरेट और अल्कोहल के एडिक्शन से लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो हेरोइन होती है, जो स्मैक होती है, इसके नशे से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हाँ, बहुत सारे लोग निकल भी जाते हैं, लेकिन इससे निकलने के लिए काफ़ी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, काफ़ी तकलीफ़ें सहन करनी पड़ती है। और ये जो तकलीफ़ें होती है ये फिज़िकली भी होती है और मेंटली भी होती है। आम तौर पर अगर मैं बात करूं तो 12 से 15 दिन लगभग मुश्किल से लगते हैं फिज़िकली नशे से बाहर आने में, लेकिन मेंटली नशे से बाहर आने के लिए अगर मैं साइंटिफिकली बताऊं तो कम से कम 2 से 5 साल तक लग सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अफ़ीम के बारे में। देखिए, अफ़ीम की जो खेती होती है वो दवाई बनाने के लिए होती है, क्योंकि अफ़ीम के अंदर 12% तक मॉर्फिन होता है। और जो ये मॉर्फिन होता है इसे पेन किलर्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो मॉर्फिन का इंजेक्शन उसे दिया जाता है, और यही मॉर्फिन का इंजेक्शन कैंसर पेशेंट्स को भी दिया जाता है, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स को बहुत दर्द होता है पूरी बॉडी में। ये जो अफ़ीम होती है ये डार्क ब्राउन कलर की होती है। इसमें से जो मॉर्फिन निकाला जाता है ये भी ब्राउन कलर का ही होता है, लेकिन काफ़ी सारे केमिकल से प्रोसेस करने के बाद इसे हेरोइन बनाया जाता है। तो ये जो हेरोइन होती है ये सफ़ेद कलर की होती है और ये पाउडर फॉर्म में होती है, लेकिन जो ब्राउन शुगर और स्मैक होती है ये डार्क ब्राउन कलर की होती है, क्योंकि ये एक इम्प्योर फॉर्म है। तो कुछ लोग तो अफ़ीम के खेतों के आसपास कैंप करते हैं और वो रोज़ दिन में लगभग 3 बार स्मैक के इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो लोग ऐसा कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने देखा है। अब हमारे देश में ऐसा होता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर ऐसा मैंने देखा है। वो लोग क्या करते हैं कि दिन में चले जाते हैं अफ़ीम के खेतों में और वो जो बॉल होती है उसको तोड़ते हैं, उसका जो रस निकलता है, जो दूध टाइप होता है, उसको एक कॉटन के कपड़े में सोक करते हैं। ऐसे करके करके कम से कम 300 बॉल्स को तोड़कर उनका रस सोखते हैं एक कॉटन के कपड़े में। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं, एक स्टील का या एक तपेली टाइप लेते हैं, उसके अंदर वो लोग डालते हैं विनेगर डालने के बाद वो जो कपड़ा था कॉटन का जिसमें सोक किया था उस दूध को, उसको डालते हैं और उसको उबालते हैं। और उबालने के बाद वो जो कॉटन का कपड़ा है उसको पूरा निचोड़ कर वो बर्तन में डालते हैं और फिर उसको और उबालते हैं जब तक उसकी क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी सी नहीं हो जाती, जब तक वो एक आपने देखा होगा जो कैरेमल होता है, वो कैरेमल फॉर्म में जो गुड़ होता है, आपने गुड़ को कभी मेल्ट करके देखना, जो फॉर्म होता है ना वैसे ही फॉर्म में आ जाती है। तो वो जो होती है वो मॉर्फिन होती है, जिसको स्मैक बोलते हैं। वो स्मैक जो इम्प्योर फॉर्म में होती है वो डार्क ब्राउन कलर की होती है, तो उसी का यूज़ करके वो लोग नशा करते हैं। अब ये जो मैंने देखा है ये तो मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखा अलग अलग, जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था थोड़ी अपने लिए। तो ये जो चरस
गांजा, हेरोइन, स्मैक और मॉर्फिन के इंजेक्शंस हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। अगर मैं नॉर्मली हेरोइन की ही बात करूं तो फिर वो 1 ग्राम की कीमत लगभग 1000 से 2000 रुपये होती है। तो ऐसे में जो लोग इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते, उन लोगों के पास और भी कई अल्टरनेटिव्स हैं। अब आप देखते होंगे ना, जो स्ट्रीट्स में लोग बैठे रहते हैं नशे में, कभी नंगे पड़े होते हैं, कभी कैसे पड़े होते हैं, उनको खुद का होश नहीं रहता, दिन भर ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो वो लोग तो हीरोइन और ये सब नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोग हमारे देश में, ज़्यादातर जो लोग हैं जो जिनके पास पैसे नहीं होते, वो लोग पता है वो क्या यूज़ करते हैं, वो घर की चीज़ें यूज़ करते हैं। अब इन घर की चीज़ों में क्या आता है, कफ सिरप। आम तौर पर आपको जब भी कफ हुआ होगा, आपने 1 ml 2 ml कफ सिरप लिया होगा। आम तौर पर मैंने भी लिया है बहुत बार। लेकिन जो ये लोग नशा करते हैं, वो लोग दिन की 1 बॉटल पूरी पी जाते हैं, और बहुत सारे लोग तो दिन की 5-5 बॉटल भी ऐसे ही गटक जाते हैं। इसके अलावा पेंट थिनर जो होता है, जो पेंट रिमूवल होता है, उससे लोग नशा करते हैं। जो करेक्शन फ्लूइड होता है, जिसे हम स्कूली भाषा में वाइटनर कहते थे, वो जो वाइट कलर का पेन होता है जिसमें से वाइट चीज़ निकलती है, वो किसी चीज़ को करेक्शन करने के लिए होती है, उससे लोग करते हैं। जो पंचर ट्यूब जोड़ने की जो एक ट्यूब आती है, जो पंचर जोड़ने में काम आती है, उसका करते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है ये थोड़ी सस्ती होती है, 100 रुपये के अंदर ही आपको मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ भी किया जाता है नशा करने के लिए, और ये हमारे देश में काफ़ी बड़े स्तर पर होता है। अभी कड़वी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन हमारे देश में धर्म के नाम पर भी काफ़ी नशे बांटे जाते हैं। ये बोल के बांटे जाते हैं कि ये तो महाकाल की दवा है। अब ये जो लोग हैं इस देश में, जो महाकाल की दवा का कहकर इस देश की युवा पीढ़ी को, बच्चों को, जिनमें 13 साल के बच्चे भी शामिल हैं, आमतौर पर अगर मैं बताऊं तो हमारे देश में 10 साल से लेकर के 70 साल के बीच के लोग नशा करते हैं। ये जो शुरुआत होती है वो 10 साल से ही हो जाती है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये धर्म के नाम पर नशा करवाते हैं लोगों को। और ये जो नशे होते हैं, इसमें ज़्यादातर यूज़ होता है भांग का और गांजे का। तो ये बच्चों को देते हैं और बोलते हैं कि ये तो महाकाल का प्रसाद है, कुछ नहीं होता एक बार लेने से, लेकिन फिर वो एडिक्ट हो जाता है बच्चा धीरे धीरे। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि महाकाल ने भी ये पिया था, जहर पिया था, तो वो उसका मैं रियल रीज़न बताता हूँ कि वो महाकाल ने क्यों पिया था। महाकाल चाहते थे कि जितनी भी बुराइयाँ हैं, जितनी भी गंदी चीज़ें हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, वो मैं ले लूँ और बाहर मेरे भक्त जो हैं वो इन चीज़ों का सेवन न करें। लेकिन हमारे देश में कुछ अनपढ़ होते हैं, कुछ ऐसे अंधभक्त जिन्हें मैं कहता हूँ, वो होते हैं जो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं महाकाल के प्रसाद के रूप में। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि महाकाल ने तो जहर भी पिया था, तो आप क्यों नहीं जहर पीते प्रसाद के रूप में? कभी पी के देखिए, क्या पता महाकाल नज़र आ जाए। तो ये जो मैंने बात करी ना धर्म के बारे में, ये कड़वी ज़रूर है लेकिन ये सच बात है, और ये कहीं ना कहीं इस देश का हर हिंदू उसे पता है, लेकिन अब कोई बोलता नहीं, क्योंकि मालूम है, जाहिर सी बात है, लोग नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सच बात है, और इसके कारण हमारे देश के युवा जो बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं, और ये बात बिल्कुल 100% सच है। तो जब भी कोई व्यक्ति नशा करना स्टार्ट करता है तो शुरू में तो वो कम क्वांटिटी में ही नशे कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अल्कोहल की बात करूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो 60 ml में अगर आपको शुरू में वो नशा मिल गया तो कुछ महीनों बाद या कुछ टाइम बाद आपको पूरी बॉटल लगेगी वही सेम नशा गेन करने के लिए। एक और अगर एग्जांपल दूं तो जो बंदा पहले 400 रुपये की स्मैक में नशा करता था, अब उतना ही नशा करने के लिए उसे 4000 रुपये की स्मैक यूज़ करनी होती है सिंगल डोज में। यहाँ पर मैं सिंगल डोज की बात कर रहा हूँ। तो ये जो होता है, ये बॉडी टॉलरेट करने लगती नशे को, तो दिन पर दिन वो जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ती जाती है, और जब ये क्वांटिटी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि फिर अफोर्डेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। लोग अफोर्ड नहीं कर पाते इस चीज़ को, क्योंकि 400 रुपये तो इंसान अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जब 4000 रुपये पर डोज ये कीमत हो जाती है तो फिर अफोर्ड नहीं कर पाता। तो जब ये सिचुएशन आती है, जब इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता इस नशे को, क्योंकि 400 रुपये तो इंसान अफोर्ड कर सकता है, लेकिन 4000 रुपये पर डोज कैसे अफोर्ड करेगा। तो जब ये सिचुएशन आती है तो इंसान अपनी जो कमाई होती है वो लगभग सारी कमाई इस नशे में डाल देता है। इसके बाद
लोगों से उधार लेने लगता है, उसके बाद घर से चोरी करता है पैसों की, उसके बाद घर का सामान बेचने लगता है। इसके बाद जो इंसान होता है वो क्राइम में भी आ जाता है। अब क्राइम में कैसे आता है? लोगों से छीना झपटी करना, चेन स्नैचिंग करना, लोगों के फ़ोन चोरी करना या किसी के घर में चोरी करना। तो ऐसी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो ड्रग डीलर्स से मिलकर स्ट्रीट पर ये ड्रग्स बेचने लग जाते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं ताकि उनको इस चीज़ में डिस्काउंट मिल सके। देखिए, जो ड्रग एडिक्शन होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का ड्रग एडिक्शन हो, चाहे वो हेरोइन का हो, स्मैक का हो, मॉर्फिन के इंजेक्शंस का हो, या दारू का हो, या किसी भी अफीम का हो, तो ये सब चीज़ों को सही किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट है। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट होता है ये इंसान पर निर्भर करता है कि उसकी मेंटली कितनी स्ट्रेंथ है इस नशे को छोड़ने के लिए। लेकिन साइंटिफिकली अगर मैं बताऊं तो मेंटली नशा छोड़ने के लिए कम से कम 2 से 5 साल का वक्त लगता है। और इन 2 से 5 साल के बीच में आपको हज़ारों बार ये ख्याल आएगा कि मैं नशा फिर कर लूं। लेकिन ये मेंटल स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है कि इंसान अपने आप को कितना रोक सकता है। जब भी आप उस गली से गुजरेंगे जहाँ पर आपने पहली बार नशा किया था, तब आपका मन करेगा कि वापस वहीं जाऊँ। जब भी आप उन लोगों को देखेंगे जिन लोगों ने आपको पहली बार नशा ऑफ़र किया था, तो फिर आपका मन करेगा कि मैं वापस नशा करूं। और जो इंसान इन चीज़ों को अवॉइड कर लेता है वो नशे से परमानेंटली बाहर निकल जाता है। लेकिन जो इंसान इन चीज़ों को, मेंटली बात कर रहा हूँ मैं, अगर मेंटली वो स्ट्रांग नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ उसकी इतनी नहीं है कि वो कुछ तकलीफ़ों को सहन कर सके, अपने मन को बोले कि भाई इस चीज़ को अवॉइड करना है, तो फिर वो कभी नहीं कर सकता। और फिर वो जो मौत होती है ओवरडोज के कारण, वो इसी कारण होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई इंसान नशा छोड़ता है, जो शुरुआती ट्रीटमेंट होता है नशा छोड़ने का, चाहे वो रिहैब में हो या घर पर हो, जब भी कोई इंसान नशा छोड़ता है तो पहले दिन बहुत ज़्यादा पेन होता है बॉडी में, दूसरे दिन ये जो पेन होता है वो डबल हो जाता है, तीसरे दिन और ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, एकदम एक्सट्रीम पेन होता है। लेकिन चौथे और 5वें दिन के बाद से ये जो पेन होता है वो कम होता है, तकलीफ़ें कम होने लगती है और 1 हफ्ते बाद से चीज़ें नॉर्मल होने लग जाती हैं। हालांकि तकलीफ़ें ज़रूर होती हैं इंसान को जब वो नशा छोड़ता है, लेकिन अगर 1 महीने तक वो नशा छोड़ देता है पूरी तरीके से तो वो एकदम नॉर्मल हो जाता है और फिर उसके बाद बॉडी नशा लगभग छोड़ देती है। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया, अभी वापस बता रहा हूँ कि बॉडी तो नशा छोड़ देती है लेकिन मेंटली इंसान को नशा छोड़ने के लिए सालों लगते हैं। तो ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताया है ये तो वो ट्रीटमेंट है जो बिना दवाइयों के नशा छुड़वाने के लिए काम आता है। और ये जो ट्रीटमेंट है ये तो जो इंसान को नशा छोड़ना है वो घर पे भी कर सकता है, बिना किसी डॉक्टर की हेल्प के, बिना किसी जगह एडमिट होके। तो यहाँ पर एक और ट्रीटमेंट डॉक्टर्स द्वारा दिया जाता है जिसमें मेडिसिन दी जाती है इंसान को नशा छुड़वाने के लिए। तो अब मेडिसिन्स के नाम तो मुझे मालूम है लेकिन मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं उन मेडिसिन्स का नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि वो नारकोटिक्स के अंदर आती है, वो ऐसे कहीं नहीं मिलती, वो सिर्फ डॉक्टर्स के पास ही मिलती है। और वो डॉक्टर्स को भी देने के पहले, जब वो डॉक्टर आपको दवाई देता है तो उसके पहले इंसान का पूरी डिटेल्स लेता है, फ़ोटोज़ लेता है, वीडियोस लेता है, सारे फॉर्म्स फिल करता है, उसके बाद ही ये दवाइयाँ दी जाती है। तो ये जो दवाइयाँ होती है जो ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, नशा छुड़वाने के लिए दी जाती है, इनको देने का भी एक तरीका होता है। तो ये दवाई तभी दी जा सकती है और तभी देना चाहिए जब इंसान ने 48 घंटे से कोई भी नशा नहीं किया हो। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि दवाई ले लेते हैं डॉक्टर्स से और जो बंदा है नशा वो करके रखता है ऑलरेडी, बताता नहीं है किसी को, लेकिन जो घर वाले होते हैं वो खाने में मिक्स करके दे देते हैं गोली, मालूम नहीं पड़ता है पेशेंट को कि उसने दवाई खाई है। ऐसे में जो परिवार वाले होते हैं उनको तो लगता है कि भाई हमने दवाई दे दी अब ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप दवाई दे देते हैं और इंसान ने नशा ऑलरेडी करके रखा है तो वो दवाई बहुत ही बुरा असर करती है इंसान पर। जो पेशेंट होता है वो और ज़्यादा पागल सा हो जाता है, फिर उसे एडमिट करना पड़ता है, रिहैब भेजना पड़ता है और उसे लगभग बांध के रखना पड़ता है हॉस्पिटल्स में भी।
तो ये जो नारकोटिक्स की दवाई होती है, जो ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, नशा छुड़वाने के लिए दी जाती है, ये तभी देना चाहिए जब पेशेंट भी कंफर्म करे कि उसने 48 घंटे के अंदर कोई भी नशा नहीं लिया है। हमारे देश में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में बहुत ज़्यादा नशे के कारण, ओवरडोज के कारण लोग मरते हैं। और मेरे पास तो बहुत सारी क्लिप हैं, इतनी सारी क्लिप है कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, जिसमें लोग ओवरडोज करके मर जाते हैं, जिसमें लोग नशे में चल रहे हैं, उनसे चलते भी नहीं बन रहा है, उनको यही नहीं मालूम कि वो कर क्या रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की तो ऐसी भी क्लिप्स है मेरे पास जो कि ज़मीन पर पड़े हुए हैं, उनको 2-2 दिन हो गए मरे हुए, और उन लोग की बॉडी ऐसी अकड़ गई है। तो और वो जो लोग जो मरे हैं ना, वो 50-50, 40-40 साल के नहीं है, वो हैं 18 साल के, 19 साल के, और ये 18 से 25 के बीच में जो उम्र है, इस उम्र के लोग हैं वो। तो ऐसी क्लिप्स देखकर तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है मुझे एज अ इंडियन सिटीज़न, क्योंकि हमारे देश का जो युवा है, जो हमारे देश का यूथ है, अगर वो इसी चीज़ में ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारा देश को तो फिर बर्बाद होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मेन बात ये है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए, जो कि आम तौर पर बातें देखिए सब करते हैं, होता कुछ नहीं है। क्योंकि पंजाब में अगर मैं आपको बताऊं तो पंजाब में जब भी चुनाव होते हैं विधानसभा के, तो ये मुद्दा सबसे पहले आता है कि पंजाब में नशे को कैसे ख़त्म किया जाए। ये हमेशा मुद्दा आता है, काफ़ी सालों से, दशकों से चल रहा है, लेकिन आज तक किसी ने भी इस पर ठोस कोई कार्रवाई नहीं की है। और अभी जो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, इसके बाद से तो और ज़्यादा मामले बढ़ गए हैं ड्रग्स की ओवरडोज के कारण युवाओं की मौत के। और अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ करेगी इसके लिए, जो उन लोगों ने वादे किए हैं, तो साफ तौर पर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मुझे इन पर यकीन नहीं है कि ये कोई भी काम करने वाले हैं। क्योंकि अगले चुनाव में वापस से यही मुद्दा फ्रंट लाइन में आएगा। तो देखिए, जो नशे वाला जो मुद्दा है ना, ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है, इसको ज़रा भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस ड्रग्स और नारकोटिक्स के मुद्दे पर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं। जो पहला वीडियो में मैं बनाया था, मैंने वो 2017 में बनाया था, जो कि फ़िलहाल अभी यूट्यूब पर नहीं है, वो डिलीट हो चुका है। और वो डिलीट क्यों हुआ वो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। दूसरा मैंने वीडियो बनाया है नारकोटिक्स एनोनिमस के ऊपर। और ये जो नारकोटिक्स एनोनिमस है, ये बिना दवाई के, बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के नशा छुड़वाता है। तो अगर आपको इनके बारे में जानना है तो मेरा एक और वीडियो मैंने आई बटन में डाला है, वो आप देख सकते हैं। बाकी फ़िलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। अब देखिए, काफ़ी लोग शर्माते हैं, काफ़ी लोग थोड़े अलग रिएक्ट करते हैं ड्रग्स और इन सब के मुद्दे पर अपनी फैमिली के साथ शेयर करने में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस जानकारी को शेयर करते हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो जानकारियाँ, मैं यही नहीं, मेरे वीडियो में जितनी भी मैं जानकारी देता हूँ अलग अलग टॉपिक्स पर, वो कभी ना कभी आपके जीवन में भी कभी ना कभी काम ज़रूर आएंगी। और अगर काम नहीं भी आती तो इसका कोई नुकसान नहीं है। जानकारी हर इंसान को होना चाहिए जिससे वो किसी इंसान की जान बचा पाए। तो इन जानकारियों को ज़रूर अपने पेरेंट्स से शेयर करें, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल कार्तिक दुबे लाइव को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, इंसानियत जिंदाबाद।